साथियों, वर्ण मातृका चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी प्रतियोगी छात्र भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके लिए शुभकामनाएं। साथियों, आज का विषय हिंदी भाषा से संबंधित उपसर्ग है। आपने उपसर्ग तो पढ़ा होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि उपसर्ग होता क्या है। तो साथियों, उपसर्ग एक शब्द नहीं है, बल्कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। शब्द नहीं है, बल्कि शब्दांश है। उपसर्ग शब्दांश है। क्यों शब्दांश कहा गया? जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उपसर्ग शब्द है या वाक्य है या वर्ड है या शब्दांश है, तो साथियों आपका उत्तर जो होगा वह शब्दांश होगा। क्यों शब्दांश है, इसे मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि यह किसी शब्द के पूर्व का मतलब साथियों यहां आगे से है। आगे लगकर अर्थ में नवीनता, चमत्कार, परिवर्तन, उत्पन्न करता है। परिवर्तन उत्पन्न करता है या उसकी विशेषता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक ना? उपसर्ग कहलाता है। साथियों, एक बार फिर देखिए, उपसर्ग को हम शब्दांश कहते हैं। परीक्षा में आपको बता दिया गया कि परीक्षा में पहला प्रश्न आपका क्या होगा। दूसरा है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है अथवा पीछे लगता है। तो ये भी प्रकट किया गया, स्पष्ट किया गया है कि किसी शब्द के पूर्व माने पहले या आगे लगकर अर्थ में नवीनता लाता है। पहला काम है नवीनता लाता है, चमत्कार लाता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है? और उसकी विशेषता को बढ़ाने का कार्य करता है। उपसर्ग के इतने महत्व हैं। जैसे आप यदि क्रीम पाउडर लगाते हैं अपने शरीर पर, तो उससे आपके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है। जो बाहरी कण है वह आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वह एक तरफ का लेप होता है, उसी में वह चिपक जाते हैं। तो उसी तरह जो है यह उपसर्ग होता है। साथियों, उपसर्ग विशेषता का कार्य करता है, चमत्कार का कार्य करता है, परिवर्तन का कार्य करता है और नवीनता का कार्य करता है। अब जैसे कहा जाए
उदाहरण आपको समझा दिया जाए कि जैसे एक उपसर्ग है सु। सु उपसर्ग जो है क्या है? शब्दांश है। किसी शब्द का अंश जो होता है, ठीक ना, शब्दांश का शब्द धन अंश है, शब्दांश है, किसी शब्द का अंश है, भाग है, टुकड़ा है। तो सु उपसर्ग को जैसे हम पुत्र शब्द में लगा दें, ठीक है, सु शब्दांश को पुत्र शब्द में हम लगा दें तो यह हो जाता है सुपुत्र, ठीक है। या ऐसे भी समझ लिया जाए कि सु धन पुत्र बराबर क्या हो गया? सुपुत्र। साथियों, सु का अर्थ ही अच्छा से होता है। सु का जो प्रयोग होता है वह अच्छे से लिया जाता है। पुत्र एक शब्द है। पुत्र की व्याख्या जो है वेदों में की गई है कि जो पितरम मानसम अतोषयत सह पुत्र, जो अपने गुणों से, अपने सत्कर्मों से अपने पिता के या अपने पूर्वजों के मन को, मानसम माने मन को प्रसन्न करता है, खुश कर देता है, वह पुत्र है। तो यहाँ सुपुत्र का चूंकि साथियों आपको हम बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि सुपुत्र वह होता है जो अपने गुणों से पिता को प्रसन्न कर दे। यही यदि इसको कु लगा देते हैं, कु एक शब्दांश है, और यहीं पुत्र जोड़ दिया जाए तो हो जाता है कुपुत्र। सुपुत्र और कुपुत्र एक शब्दावली है, एक शब्द है जिसमें उपसर्ग के लग जाने के, शब्दांश के लग जाने के कारण जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वह उसके गुण को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ देखिए, यह पुत्र के गुणों को बढ़ाता है, चमत्कार लाता है, परिवर्तन लाता है, विशेषता बढ़ा देता है, सुपुत्र हो जाता है। वहीं देखिए, कु लग जाने से कु का अर्थ ही होता है खराब। तो जहां कु लग गया वहां पुत्र के अवगुणों को दर्शाया जाता है, अवगुण प्रकट होते हैं। तो इसलिए सु और कु दो ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के यानी पुत्र शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं, नवीनता लाते हैं, ठीक है। तो साथियों, इस तरह उपसर्ग की परिभाषा है। प्रश्न आता है तो आपको बता दिया गया कि उपसर्ग शब्दांश है कि शब्द है कि वाक्य है। दूसरा है उपसर्ग कहते कैसे हैं, तो जो नवीनता लाता है। तो आपका उत्तर सही हो जाए। अब साथियों, उपसर्ग के विषय में पढ़ा जाए, क्योंकि सभी लोग हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी परीक्षा में शामिल होने, या बहुत सी परीक्षाएं, रीट की परीक्षाएं हैं, टेट की हैं, जूनियर अध्यापक की हैं, राजकीय की हैं। तो इससे दो चार प्रश्न साथियों जरूर आता है। उपसर्ग साथियों देखिए, हिंदी भाषा जैसे कहा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी, जो आज के युग की तहरी कही जाती है। तो उपसर्ग हिंदी भाषा में, उपसर्ग जो है हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, और उर्दू फारसी के भी होते हैं। उर्दू और फारसी,
इन भाषाओं के उपसर्ग होते हैं। साथियों, हिंदी में एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी संख्या अधिक है। संस्कृत में निश्चित संख्या है कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उर्दू के उपसर्गों की, उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या जो है 15 बताई गई है। साथियों, एक प्रश्न उठता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो कोई संख्या निश्चित नहीं है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये प्रश्न उठता है। तो यह 22 हो गया। उर्दू फारसी के कितने उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनकी संख्या साथियों यह 15 है। अब उपसर्ग है क्या, अभी तक तो बता दिया गया है, लेकिन एक सूत्र के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि उपसर्गीण कैसे जो है एक शब्द अनेक शब्दों को या एक शब्दांश भिन्न भिन्न अर्थ जो है प्रकट करता है। जैसे देखिए कहा गया है उपसर्गीण, संस्कृत में कहा गया है उपसर्गीण, ठीक है। धात्वर्थो, धात्वर्थो, उपसर्गीण, धात्वर्थो, बलाद्यंत्र, बलाद्यंत्र, बलाद्यंत्र है, न्यत्र, बलाद्यंत्र, नियतो, प्रहाराहार, प्रहाराहार, संहारा, प्रहाराहार, संहारा, विहार, परिहार्च या परिहारवत कर दीजिए। कहा गया साथियों कि उपसर्ग जो होता है धातु अर्थो, धातु के अर्थ में, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम के अर्थ में लगा करके अर्थ को बदल देता है। अब जैसे देखिए कि इसमें कौन कौन उपसर्ग हैं, तो प्र उपसर्ग है, प्रहार प्र, आहार आ, सम, फिर वी, फिर परि, यह 4 उपसर्ग हैं जिनसे जो है एक ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। वह शब्द कौन सा है, तो कहा गया हार है। शब्द जो आपका है पूर्ण, वह हार है। अब जैसे पहला शब्द जैसे प्र हम लगाते हैं, तो प्र धन हार बराबर हो गया यह प्रहार। यह है आ धन हार, तो यह आहार हो गया। यह संहार है, तो यह हो जाता है शम धन हार बराबर संहार। फिर साथियों यह वी
धनहार है, हो गया विहार। फिर परिधनहार बराबर हो गया परिहार। साथियों, अभी देखिए आपको बताया गया कि विशेषता उत्पन्न करता है, अर्थ में नवीनता लाता है। तो यहां देखिए आपका जो मूल शब्द है वह हार है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से यदि हम प्र लगाते हैं तो प्रहार होता है, आ उपसर्ग लगाते हैं आहार हो जाता है, यानी अर्थ बदल जाता है। प्रहार माने मार करना, मारना, आहार माने भोजन, संहार माने समाप्त कर देना, विहार माने घूमना, परिहार माने निदान। तो इस तरह जो है जितने शब्द हैं सबके अर्थ जो है बदल गए। जो मूल अर्थ शब्द है हमारा हार है, हार माने हारना भी होता है, हार माने माला भी होता है। तो साथियों, इस तरह उपसर्ग का हिंदी भाषा में कहीं न कहीं विशेष महत्व है। आपको ये परीक्षा में दे दिया जाता है कि बिहार में क्या उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। परिहार में क्या उपसर्ग है, तो जो आगे शब्द आता है या आगे जो वर्ण शब्द लगे होते हैं, शब्दांश लगे होते हैं, वही उपसर्ग होते हैं। तो साथियों, इस तरह आपके जो है उपसर्ग के विषय में और क्लियर कर दिया गया इस श्लोक के माध्यम से। आइए अब हम संस्कृत भाषा के 22 उपसर्गों के विषय में जानें कि संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग कौन कौन हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग इनकी संख्या साथियों आपको बता दी गई है कि संस्कृत में कितने होते हैं। तो कहा गया कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। कैसे पता चलेगा कि 22 होते हैं? तो एक श्लोक यदि साथियों आपको याद हो जाए, मेरा बताया हुआ एक श्लोक याद हो जाएगा, तो 22 उपसर्ग के विषय में आप सरलता से कह सकते हैं। जैसे श्लोक क्या है कि परा, आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और मैं इसका उच्चारण भी करवा दूंगा आपको। यहां यति लगा दीजिए, ठीक है। अब निस निर दोष दूर, यह हो गया पूर्ण विराम। प्रपरा अपिशम अनु अवनि से निर्दोष दूर, ये एक लाइन हो गया आपका कि प्रपरा अपशम अनु अवनि से निर्दोष दूर। अब जो दूसरी लाइन हमारे साथियों है, इसका जो तीसरा चरण है, यह 2 चरण हो गए इसके। यह देखिए दूसरा चरण हो गया, यह पहला चरण, यह दूसरा चरण। अब तीसरे चरण में हम चले तो कहा गया है वी आंग। तो साथियों, अभी आपको बताया गया कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। परीक्षा, संस्कृत की परीक्षा में या संस्कृत के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं
तो 22 उपसर्ग होते हैं। कौन होते हैं? तो आपको यदि ये श्लोक याद हो जाएगा तो आप 22 उपसर्ग जो है मिनटों में बता देंगे। फिर हिंदी भाषा में जैसे एक प्रश्न आता है कि कितने उपसर्ग हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तो भी आपका उत्तर जो है 22 होता है। अब जैसे देखिए जो शब्द हैं हम कैसे याद करेंगे, एक क्रम थोड़ा सा उधर उधर हो रहा है, लेकिन हम याद करने की दृष्टि से इसे ट्रिक बना लें कि उत्प्रपरा अपशम अनु अवनिश निर्दोष दूर, उत्प्रपराय अपशमयनु अवनिश निर्दोष दूर। फिर जो है हम तीसरे चरण में चलते हैं कि उपवी आंग्नि अधि अपि अति अभिप्रति परिषु। तो ऐसे साथियों हम बार बार जब कहते हैं कि अति अभिप्रति परिषु अति अभिपरिप्रतिषु उत्प्रपरा अपशम अनु अवनिश निर्दोष दूर, उपवी आंग्नि अधि अपि अति अभिप्रति परिषु। तो साथियों देखिए यह संख्या की एक हो गई। संख्या पर जब देखा जाए तो यह इसकी पहली संख्या हो गई, 1, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 जो है हमारे पहले दूसरे चरण में हो गया। जो देखिए यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। तो साथियों इस तरह जो हमारे 22 उपसर्ग जो है क्लियर हो जाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अब यदि हम इनके शब्द को बताएं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे इनसे शब्द बनाए जाते हैं और कौन शब्द ऐसे होते हैं, जैसे उत से कौन शब्द बनता है, प्र से कौन शब्द बनता है, ठीक है। तो यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे साथियों। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। बस इतना ही जानिए कि उपसर्ग होते क्या है, एक शब्दांश होता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता क्या, उपयोगिता क्या है, तो यह नवीनता लाता है, शब्द अर्थों में चमत्कार लाता है, परिवर्तन लाता है, ठीक है, अर्थ को बदल देता है, ठीक है। फिर जो है उपसर्ग हिंदी भाषा में कुल कितने होते हैं, तो इनकी संख्या अनिश्चित है, लेकिन संस्कृत भाषा में निश्चित संख्या है कि 22 उपसर्ग होते हैं। उर्दू और फारसी के वे शब्द जो उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 15 होती है। और ये 22 उपसर्ग हम कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बता दिया गया है। इसको एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूं ताकि आप जो है इसको हमेशा गुनगुनाते रहिए। मेरे साथ आप बोलिए, उत्प्रपराय पशम अनु अवनिश निर्दोष दूर, उपवी आंग्नि अधि अपि अति अभिप्रति परिषु, उत्प्रपराय पशम अनु अवनिश निर्दोष दूर, उपवी आंग्नि अधि अपि अति अभिप्रति परिषु। तो साथियों इस तरह आप यदि बार बार करेंगे, इसे आप एक संगीत बना लेंगे, तो आपको यह उपसर्ग जो संस्कृत के 22 हैं यह याद हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब
अगला वीडियो यानी इनके शब्द कैसे बनते हैं वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। यदि आप सब्सक्राइब श्रोता हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। तो साथियों, धन्यवाद।